चाहते हैं और किस तरह से इसको बेहतर करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब थैंक्स लॉट, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स रियली नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच। मूविंग हेड हम अपने टॉपिक की तरफ आए। जी सर प्लीज़ ओवर टू यू। ठीक है, अभी देख लें कि हमारे पास कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, और कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। जी बस 5 मिनट्स तक वेट करेंगे पार्टिसिपेंट्स सो दैट ठीक है, बाकी अगर साउंड वगैरह का ठीक आ रही है तो बता दें। नहीं डॉक्टर साहब आवाज़ तो आपकी ठीक आ रही है। लेट मी आवाज़। ठीक है, मैं साथ में अपने पेज से भी लाइव हूँ, तो मैं वहाँ पे भी इंटरेक्ट कर देता हूँ लोगों से। मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लाइव सेशन कर रहे हैं, तो पेज से मैंने लाइव लिया है। ये है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज पे हम सेशन कर रहे हैं, और वो स्ट्रीम यार्ड पे हो रहा है, तो हम दोनों कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलेंगे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे पेज पे, अगर उनको साउंड क्लियर आ रहा है तो वो काइंडली कमेंट करके बता दें। अभी हम कुछ देर में इसको स्टार्ट करते हैं। अदनान, काइंडली आप स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब मैं अभी स्लाइड शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब लेट्स गो अहेड। आई गेस इतने लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया कि हम अपना सेशन शुरू करें। चलें ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मनान, और आई हैव डन माई DPT, माई ग्रेजुएशन, एंड आफ्टर दैट आई हैव कम्प्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन पेडियाट्रिक फिज़िकल थेरेपी, और साथ में एक मास्टर्स मैंने एडिशनल किया है स्पेशल एजुकेशन में। अभी करंटली मैं काम कर रहा हूँ एविसिना मेडिकल कॉलेज में, और इसके साथ साथ कॉम्प्लेट हेल्थ केयर DHA में, और रेक्स मेडिकल सेंटर इलामा इकबाल टाउन लाहौर में। आज का जो हमारा सेशन है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज पे, इस पे मैंने कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, रिसर्च आर्टिकल था हमारा। उस पे हमने स्टडी किया काफ़ी ज़्यादा। हमारे एक पाकिस्तान के डॉक्टर साहब हैं काफ़ी सीनियर, उनका इस पे पूरा थीसिस है इस टॉपिक पे। उन्होंने इस हदीस पे, नमाज की एक हदीस पे पूरी रिसर्च कंडक्ट की पाकिस्तान में। तो वो लोग जो इस पे रिसर्च वगैरह कंडक्ट करना चाहते हैं, या ऐसे किसी भी टॉपिक की ढूंढ रहे हैं जिस पे जो ज़रा डिफरेंट हो, जिस पे रूटीन में रिसर्च ना आई हो, वो भी ऐसे टॉपिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, आज के अपने टॉपिक की तरफ। जो लोग भी हमें अभी सुन रहे हैं, उनको अगर साउंड वगैरह क्लियर है तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर कोई इशू आता है तो भी कमेंट कर दीजिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उसको भी एंड पे एड्रेस कर लेंगे। और जो भी ऑडियंस है, अगर वो थोड़ा सा बता दे कि वो कहाँ से हमें सुन रहे हैं, और वो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं या फिर किसी और फील्ड से हैं, तो वो भी काइंडली नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें कौन कौन लोग सुन रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज पे। डॉक्टर अदनान, आप स्लाइड ज़रा आगे कीजिएगा। ठीक है, जहाँ तक हम नमाज के बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा डिटेल में भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं आज का रमज़ान का महीना है, और इस पे डेली बेसिस पे मसाजिद में भी उलमा इकराम भी बात करते रहते हैं मुसलसल। और आज हम जो बात करेंगे अपनी डोमेन के हवाले से कि फ़िज़िकल हेल्थ पर नमाज के क्या बेनिफिट्स आते हैं, और किन कंडीशंस में जो नमाज के पोस्चर्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और उनको किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए इनसे मैक्सिमम बेनिफिट गेन करने के लिए। तो मेनली हम नमाज से जो बेनिफिट्स लेते हैं, एक तो ये कि इट्स एन ऑब्लिगेशन सब मुस्लिम्स के लिए नमाज़ पढ़ना 5 वक्त,
और इससे हमें स्पिरिचुअली बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। हमारा कनेक्शन अपने क्रिएटर के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता है, और उसके साथ साथ जो हमें फ़िज़िकल बेनिफिट्स मिलते हैं और मेंटल हेल्थ हमारी बेहतर होती है, वो बेनिफिट्स हमें एडिशनल मिलते हैं एक बोनस के तौर पे। और इस पे काफ़ी एम्फेसाइज़ किया गया है अहादीस में भी, कुरान में भी, नमाज को रेगुलरली पढ़ने का, इवन ऐसी कंडीशन में पढ़ने का जब हम उसको फ़िज़िकली पढ़ना हमारे मुश्किल हो रहा हो। अगर बीमार हैं तो ऐसी कंडीशन में रोज़ा तो छोड़ा जा सकता है, उसकी गुंजाइश है कि आप रोज़ा उसको बाद में रख सकते हैं, लेकिन आपको अलाउ नहीं किया जाता कि आप नमाज को उसमें डिले करें स्पेशली। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी कंडीशन में हो, अगर हम खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो उसको बैठ के पढ़ा जाए, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो उसको लेट के पढ़ा जाए। लेट के पढ़ना मतलब इशारों से पढ़ने का भी हुक्म है कि जो मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनके लिए अगर फ़िज़िकली खड़े होकर पढ़ना और ऐसी एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट उनको किसी भी कंडीशन में नमाज को ऑन करना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। जी अदनान नेक्स्ट करेंगे ज़रा। आगे ये बेनिफिट्स जो आपको बताए हैं अभी, हमें ना सिर्फ इससे मेंटल पीस मिलता है, स्पेशली मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये मेंशन था कि जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है किसी भी पेशेंट की, मेंटल हेल्थ वो आपके फ़िज़िकल पेन पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो फिज़िकल मस्कुलर पेन की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका रीज़न साइकोलॉजिकल होता है, वो किसी स्ट्रेस में होते हैं या किसी भी ऐसी कंडीशन में होते हैं जिसकी वजह से वो फिज़िकल पेन की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। इवन हमें बहुत से बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं रूटीन प्रैक्टिस में जो अपनी स्टडी की वजह से स्ट्रेस में होते हैं या स्कूल लाइफ में उनके कोई इश्यूज जा रहे होते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से उनको फ़िज़िकल पेन की वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं। और फिज़िकल थेरेपी के साथ साथ जब हम उनको साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं, उनके सेशंस चलते हैं, तो अल्टीमेटली उनका जो वो कंप्लेंट है वो दूर हो जाती है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि हमारी जो मेंटल पीस है वो कितना ज़रूरी है। हम जब नमाज़ के लिए जाते हैं, हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बिलीव जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व होते हैं। हम कनेक्शन जब बनाते हैं अपने क्रिएटर के साथ, तो हमें एक रोड मैप मिलता है, हमें एक पाथ मिलता है अपनी एक्टिविटीज़ करने का। हमारी रूटीन ज़रा सेट हो जाती है क्योंकि नमाज़ की टाइमिंग्स है, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारी मैनेज हो जाती हैं। तो ना सिर्फ हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट्स इससे मिल रहे होते हैं, बल्कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स जो हैं वो भी हमें इसमें मिल रहे होते हैं। अदनान नेक्स्ट कीजिएगा। ये वही बात जो हमने पहले डिस्कस की कि ये हमारे पर फ़र्ज़ है 5 वक्त नमाज अदा करना, और सबसे मेन चीज़ जो इसमें हमें मिलती है, हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में जो लोग रेगुलरली नमाज अदा करते हैं, बेनिफिट जो हमें मिलता है वो एक तो ये कि सबसे अच्छी बात हमारी रूटीन सेट हो जाती है, जल्दी उठना फजर के लिए, और उसके बाद सारे दिन की आपकी रूटीन सेट हो जाती है। जी अभी आपको आवाज़ आ रही है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट जो है वो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन बंदे की होती है कि उसने अपने काम जो हैं वो प्रॉपर टाइम पे कर लिए हुए हैं और अपनी नमाज जो है वो अदा कर लिया है, और वो एक सही मैप पे जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ठीक है, आगे एक हमने रिसर्च कोट किया है, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की रिसर्च है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 30 मिनट्स रिकमेंडेड है एक्सरसाइज टाइम, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्टिविटी 5 डेज़ अ वीक एटलीस्ट जो करनी चाहिए किसी भी पर्सन को अपनी रूटीन लाइफ में। और अगर हम डेली नमाज का टाइम ड्यूरेशन काउंट करें तो वो एटलीस्ट 30 मिनट्स बन जाते हैं 5 नमाज़ों के। तो नमाज अगर हम पूरे दिन में नमाज ही बेहतर तरीके से पढ़ लें, जिस तरह उसका पढ़ने का हक़ है उस तरह से उसको पढ़ते हैं, तो हमारा जो रूटीन रिकमेंडेड एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो उसमें कवर हो जाती है। इसमें ना सिर्फ नमाज है बल्कि हमारी वो एक्टिविटी जिसके लिए हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हम वज़ू करते हैं, हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, हम वॉक करते हैं उस वक्त, और उस वक्त जब हमारे पास एक टारगेट सेट होता है कि हम इस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और हम इतने डिस्टेंस पे मस्जिद पे जा रहे हैं, तो हमारी वॉक भी पीसफुल वॉक होती है। जबकि हम वैसे अगर अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, किसी भी ऐसी हेक्टिक जगह पे जहाँ पे हमें वैसे बर्डन होता है किसी काम का, तो वहाँ पर जो वॉक होती है वो हमें हमेशा थकाती है। हम कोई भी कुछ घंटे काम करने के बाद खुद फील कर रहे होते हैं कि हम थक गए हैं, लेकिन जब भी हम नमाज़ के लिए जा रहे होते हैं तो हमारी वो एक्टिविटी जो होती है वो पीसफुल होती है, हमारी वॉक भी उसमें पीसफुल होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं कोट करता चलूँ कि इस्लाम ने इस चीज़ को बड़ा एम्फसाइज़ किया है कि आप जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं
तो अपने तकद्दुस का, अपनी रिस्पेक्ट का भी खुद आपको ख्याल रखना चाहिए। दौड़ते हुए नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए, या ऐसी हड़बड़ी में आपको ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अगर आप लेट भी हो रहे हैं नमाज से, तो आपको पीसफुल वॉक करते हुए अच्छे तरीके से नमाज़ के लिए जाना चाहिए, और फिर आपको नमाज़ अदा करनी चाहिए। तो इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हम जब भी जा रहे हैं ऐसी एक्टिविटी के लिए, तो अपनी वॉक बेहतर करते हुए मेंटल पीस के साथ आप वो एक्टिविटी करने के लिए जाएँ, और उसके बाद जाके उसको अटेंड करें। इससे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, जब भी हम बेहतर मूड में होते हैं तो हमारा एंडोर्फिन लेवल जो है वो बेहतर होता है, हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और पीस के लिए वो ज़रूरी होता है, हमारी वेल बीइंग के लिए जनरली हमें वो होना चाहिए। आगे जो हदीस मैंने आपको पहले कोट की कि आप सल्लम का इरशाद है कि आप नमाज अदा करें, pray while you are standing, and if you can't pray while sitting, if you can't even do even that, then pray while you are lying on your side। आप खड़े होकर नमाज अदा करें अगर आप सेहतमंद हैं, आपकी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ बेहतर है। अगर आप खड़े होकर नमाज अदा नहीं कर सकते तो आप उसको स्किप करने के बजाय आप बैठ के नमाज अदा करें। और स्टिल इवन आप बैठ के भी नमाज अदा नहीं कर सकते, आपकी ऐसी कंडीशन है या आप ऐसी सर्कमस्टांसिस में हैं, तो आपको चाहिए कि आप लेट के नमाज अदा करें। जो लोग बीमार हैं उनको चाहिए कि वो लेट के नमाज अदा करें, लेकिन एटलीस्ट वो नमाज अदा करें, उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस बहाने से होनी चाहिए। अदनान नेक्स्ट ऐड करेंगे प्लीज़। ठीक है, नमाज में कुछ पोजीशंस हैं जो बीइंग ए मुस्लिम हम नमाज़ पढ़ते हुए अडॉप्ट करते हैं, जो अडॉप्ट करना ज़रूरी हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन जो है, जो इम्पोर्टेंट पोस्चर है, वो तकबीर का है। तकबीर जिसमें हम अपने दोनों बाजू शोल्डर्स तक लिफ्ट करते हैं या एयर्स तक लिफ्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि हमारे शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो मोबाइल करते हैं और न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं, जिसको हम गुड पोस्चर कहते हैं। इसमें एक चीज़ रिकमेंडेड है कि जब भी हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमें जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है हमारे मोबाइल होने के लिए, हमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। 10 मिनट उस्मान, इसका चार्जर लाइएगा लैपटॉप का। सॉरी, हम बात कर रहे थे तकबीर की। तकबीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे शोल्डर की मूवमेंट है, और उसमें हमें पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। अक्सर लोग जब खड़े होते हैं उनके शोल्डर, राउंडेड शोल्डर आगे की तरफ बेंड हुए होते हैं, उनके शोल्डर नीचे झुके होते हैं, और हम रूटीन प्रैक्टिस में जो पोस्चरल इश्यूज़ देख रहे होते हैं अपने, उनमें हमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं थोरेसिक के। जो थोरेसिक हम्प है वो पेशेंट्स का निकला होता है, नेक आगे की तरफ बेंड हुई होती है। आजकल टेक्स्ट नेक सिंड्रोम जो है, जिसमें ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करने की वजह से, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की वजह से हमारी नेक नीचे बेंड कर जाती है, शोल्डर्स पीछे की तरफ निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन को मैनेज करने के लिए हम उनको पोस्चर एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं, और उसमें सबसे बेहतर पोस्चर जो है हम जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये पोजीशन है। हम अपनी एक्टिविटीज़ जो करते हैं, जिसको हम सुपरमैन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, अपने दोनों बाजुओं को लेट के लिफ्ट करना, वो पोजीशन इसमें हम इजीली बना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को न्यूट्रल लेवल पे लाएं, और अपने बाजुओं को लिफ्ट करें, और शोल्डर और हमारा नेक जो है वो एक गुड पोस्चर में होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा पोस्चर जो है वो बेहतर होगा, लॉन्ग टर्म के लिए मेनटेन होगा। और नेक्स्ट पोजीशन तकबीर के बाद हम अडॉप्ट करते हैं वो स्टैंडिंग की, जिसको हम क़याम कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन कंसीडर की जाती है ह्यूमन बीइंग में। उसकी रीज़न ये है कि इंसानी बच्चा जो है, ह्यूमन बेबी, वो लर्न करता है स्टैंडिंग 8 to 10 मंथ्स में जाके, और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बाकी एनिमल्स हैं वो पैदाइश के बाद ही कुछ अरसे में चलना शुरू कर देते हैं या खड़े होना शुरू कर देते हैं एटलीस्ट। लेकिन इंसान के जो बच्चे होते हैं उनको टाइम लगता है स्टैंडिंग पोजीशन अडॉप्ट करने में, और वो बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं इस काम के लिए। पहले वो सिटिंग अडॉप्ट करते हैं, रोलिंग करते हैं, ये सब एक्टिविटी करने के बाद वो स्टैंडिंग सीखते हैं। पहले स्पोर्टिव स्टैंडिंग करते हैं, उसके बाद स्टैंडिंग करते हैं। इसमें हो क्या रहा होता है कि हम लोग एंटी ग्रेविटी खड़ा होना सीख रहे होते हैं, एंटी ग्रेविटी खुद को होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर अपनी मूवमेंट्स अचीव करते हैं। और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि इंसान के कोग्निशन लेवल बेहतर करने के लिए, यानी जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो स्टैंडिंग पोजीशन, एंटी ग्रेविटी खड़े होना और फिर दुनिया को देखना, उसमें वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जो हम स्टैंडिंग को अचीव करते हैं। इसमें बैलेंस भी हमारा चैलेंज हो रहा होता है, हमें जो हमारी बेस है वो कम होती है, बैलेंस को मेनटेन करने के लिए हमें बैलेंस अडॉप्ट करना पड़ता है।
उसके बाद हम अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं। तो जब भी मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि हम कहीं पर भी किसी से मिलते हैं तो जब तक हम बात नहीं करते तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारी जो स्टैंडिंग पोस्चर है, ये चीज़ें मैटर करती हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, कोई भी अजम्पशन अगले बंदे के माइंड में बनाने के लिए कि हम किस तरह से खड़े हुए हैं। जो शख्स नीचे झुका हुआ खड़ा होगा, जिसके शोल्डर्स झुके होंगे, राउंडी शोल्डर्स होंगे, या उनका कोई भी काइफोटिक पोस्चर होगा, उसके बारे में अगला शख्स ये इमेज बनाएगा कि ये बीमार है, या इसका पोस्चर नहीं ठीक, या इसका जो रूटीन में एक्टिविटीज़ करने का अंदाज़ है वो ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम नमाज में सीखते हैं, सबसे पहली जो पोजीशन है वो स्टैंडिंग की है, उससे हमारा पोस्चर अल्टीमेटली बेहतर होता है। अदरान नेक्स्ट स्लाइड करेंगे प्लीज़। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ऐड करते जाऊँगा, जी। रिसेंटली जो पेशेंट्स क्लिनिक्स पे आ रहे हैं, लाइक फिजियो को विजिट कर रहे हैं हमें, उनमें से जो एक यंग एज के पेशेंट्स हैं इसमें मोस्टली हैं जिनके फॉरवर्ड हेड पोस्चर और राउंडेड शोल्डर है। और अगर हम अपने इस जो थोड़ी सी लेटर एज के पेशेंट्स हैं, लाइक 40 प्लस की बात करें या 50 प्लस की बात करें, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड्स में नॉर्मलिटीज आती हैं। तो जो अभी तक हमने दो पोजीशन डिस्कस की है, इसमें आपने शोल्डर और फॉरवर्ड हेड और राउंडेड शोल्डर का काफ़ी ज़्यादा बता दिया। तो थोड़ा सा स्पाइनल कर्व के बारे में अगर बता दें कि उसको भी कैसे हमारे काइफोटिक, नॉर्मल और लॉर्डोटिक कर्व को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली ऐड करता चलूँ कि जस्ट हमें लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है, मैं इसको चार्जर का बोल दूँ। उस्मान बात सुनिएगा जरा। लैपटॉप का चार्जर लगाना है, उसे बंद हो रहा है अभी भी जो है वो हमारे फिजियो वाले में ले आए जैसी कंडीशन में है। जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जो हमारी कोई भी ऐसी नॉर्मल पोजीशन होती है जब हम फिज़िकली बेहतर नहीं होते, तो उस कंडीशन में हम लोगों को अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो अवॉइड करवाते हैं और पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने ये मूवमेंट्स नहीं करनी, आपने ज़्यादा बेंड नहीं करना, आपने ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं करनी, आपने जंप से बचना है, आपने कोई भी ऐसी हेक्टिक एक्टिविटी नहीं करनी। लेकिन ये जो मूवमेंट है इसको अपने टाइम पे करने की ज़रूरत होती है। मतलब हम शुरू से अगर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपना पोस्चर मेंटेन करते हैं, अपनी स्टैंडिंग को बेहतर बनाते हैं, वॉक करते हैं, रूटीन में नमाज अदा करते हैं और ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ शुरू से बेहतर रहेगी तो फिर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ये हमें हेल्प आउट करेगी। अगर हम कोई हमें कोई इशू हो जाता है, आपने जिक्र किया स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज़ हो जाते हैं या स्कोलियोसिस वगैरह हो जाता है या स्पाइन के कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे फिर अल्टीमेटली हमें पेशेंट्स को अवॉइड करना पड़ता है कि अब आप ये हेक्टिक एक्टिविटीज़ ना करें। अगर रूटीन में की होती शुरू से तो आप इस लेवल तक ना आते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। क्याम के बाद इसमें आपको बता दिया कि सबसे मेन चीज़ जो है वो बैलेंस हमारा मेंटेन करना होता है और हमारी पर्सनालिटी मेकिंग होती है। खामोश रहते जब हम किसी के पास भी जाते हैं तो उसका जितना अच्छा पोस्चर होगा उतनी अच्छी उसकी पर्सनालिटी को कंसीडर किया जाता है अनटिल अनलेस कि वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अदनान काइंडली नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, हम रुकू के बाद रुकू से पहले जब हम स्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद जो हमारी मेन पोजीशन आती है वो रुकू की है, जिसको हम बॉइंग भी कहते हैं। ये पोजीशन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इफ़ेक्टिव है और हम रूटीन प्रैक्टिस में एज ए फिज़िकल थेरेपिस्ट बहुत से पेशेंट्स को ये एक्टिविटी करवाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम नोट करें, हम नॉर्मल पोजीशन में खड़े हुए जब हम रुकू में जाते हैं और अपने शोल्डर्स अपने नी पे फोर्स लगाएं अपने बाजुओं से, तो हमें बाकायदा फील होता है हमारी लोअर लेग पर स्ट्रेच आ रहा होता है, बैक ऑफ द थाई पे, हमारे काफ मसल्स में, और हमारे जो कोर मसल्स होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, जो हमारी जो बेंडिंग हो रही होती है रुकू में उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये कंडीशन हमारी जो लोअर बैक की है वो टोटली उसको स्ट्रेच कर रहे होता है, ना सिर्फ कमर का निचला हिस्सा बल्कि जब हम शोल्डर्स को प्रॉपर्ली आगे अप्रोच करते हैं अपने बाजुओं को अपने नीज़ को होल्ड करने के लिए, वहाँ पर हमारे शोल्डर्स जो हैं अपर बैक, अब हमारा जो थोरेसिक रीजन है उसमें भी प्रॉपर्ली स्ट्रेच आ रहा होता है। जो साथ में पिक्चर एक मेंशन की गई उसमें स्ट्रेच के परसेंटेज भी बताए गए, जो रिसर्चेस क्लेम करती हैं कि रुकू की जब हम पोजीशन अडॉप्ट करते हैं तो हमें किस तरह से स्ट्रेच आ रहा होता है। ये पोजीशन हम क्लिनिकली बहुत से पेशेंट को करवा रहे होते हैं जिनको लो बैक के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिनको अपर ट्रैप के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जिनको
अपर बैक के थोरेसिक रीजन के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, या जिनको शैटिका वगैरह का इशू आ रहा होता है, जिसको हम आम ज़बान में को निसा भी कहते हैं। जब हम SLR करवाते हैं, पेशेंट को स्ट्रेट लेग रेज करवाते हैं, उसमें हमारा जो बैक का स्ट्रेच आ रहा होता है, हमारी बॉडी की पोजीशन इस तरह से बनती है कि जैसे रुकू की पोजीशन हम खड़े होकर अडॉप्ट करते हैं। तो ये कंडीशन अगर हम नॉर्मली रेगुलर बेसिस पर नमाज़ पढ़ते हुए इसको प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं रुकू को, तो हमारा जो छैटिक नर्व का कंप्रेशन है वो भी रिलीज़ होता है, हमारा पिरिफॉर्मिस जो है वो भी स्ट्रेच हो रहा होता है, हमारी लो बैक के मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे होते हैं, और इससे सारी स्ट्रेचेस की वजह से हमारी जो दिन भर की थकावट होती है, जो स्टिफनेस होती है वो भी रिलीज़ होती है, और हमारे मसल्स भी नॉर्मल कंडीशन में आ रहे होते हैं। डॉक्टर अदनान, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये आपको बता दिया कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो लो बैक पेन है वो मैनेज करने के लिए हम पेशेंट्स को अमूमन ये पोजीशन जो है वो ना सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं, बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में, रूटीन में हम ये प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। शैटिका वगैरह के इशूज़ को मैनेज करने के लिए ये बड़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं लंबर के इशूज़ के साथ, L4 L5 के इशूज़ आ रहे होते हैं, S1 के इशूज़ आ रहे होते हैं, डिस्क बल्ज के, डिस्क प्रोलैप्स के इशूज़ आ रहे होते हैं, तो उनमें कुछ कंडीशंस में हम पेशेंट को ये एक्सरसाइजेज मना भी करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि खड़े होते हैं हमारा बैलेंस जब हम रुकू में जाते हैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है, और इस पोजीशन को मेंटेन करना और बेंड करना उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। तो अगेन ऐसी पोजीशन को आप खुद से क्लिनिकली अडॉप्ट करने के बजाय आप पहले किसी प्रोफेशनल से मशवरा किया करें। अगर आप रूटीन में आप खुद को फिट कंसीडर कर रहे हैं या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो उस वक्त आप इन पोस्चर्स को अच्छे तरीके से अडॉप्ट भी करें, उनका प्रॉपरली जो एडवांटेज है आप उसको गेन करें। इसके बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन सजदा की, जिसके बारे में हदीस में आता है कि ये वो पोजीशन है जिसमें जो नमाजी है वो अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है, जब उसका फोरहेड फ्लोर पे जाके टच करता है, और वो सजदा की पोजीशन होती है। और ये स्पिरिचुअली भी इंसान को अपने क्रिएटर के साथ बड़ा कनेक्ट करती है, बंदा रिलैक्स फील करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक नोट करने की है कि ये हम पोजीशन क्लिनिक में जब अपने पेशेंट्स को करवाते हैं नी टू चेस्ट, तो सेम वो पोजीशन बनती है जो हम सजदा करते हुए अडॉप्ट करते हैं। नी टू चेस्ट पोजीशन जब हम करवाते हैं, इसका पर्पस हमारा ये होता है कि हम जो लो बैक की स्ट्रेचिंग है वो बेहतर तरीके से करवा सकें। जो आपको पहले इश्यूज़ बताया, निसा का, शैटिका का, लो बैक एक का, और इवन कोक्सीडेनिया वगैरह, इस तरह के इश्यूज़ में हम पेशेंट को नी टू चेस्ट एक्टिविटी करवाते हैं, और सजदा में एग्जैक्टली वही पोजीशन हमें बन रही होती है। यानी हमने अगर स्टैंडिंग की बात की, तो स्टैंडिंग में हमें पोस्चर में हेल्प आउट कर रहा होता है। स्टैंडिंग हमारे मसल्स को अपलिफ्ट करने का, अगेंस्ट द ग्रेविटी होल्ड करने में हमें वो हेल्प आउट कर रहा होता है, उसमें हमारी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही होती है, हमारे शोल्डर्स भी काम कर रहे होते हैं। रुकू में जब हम जाते हैं तो हमारी SLR की पोजीशन वो है वो मेंटेन होती है, वो अडॉप्ट होती है, उसमें हमारी लो बैक पे स्ट्रेच आ रहा होता है। उसके बाद अगर हम सजदा की बात करें तो नी टू चेस्ट पोजीशन बन रही होती है। सेम इसी तरह हमारा लो बैक पे इसमें फ्लेक्शन भी हो रही होती है, हमारे नेक मसल्स भी काम कर रहे होते हैं, जो कि हमारा हेड सपोर्टेड होता है फ्लोर के साथ, और पूरी बॉडी का वेट उस पर, हमारे जो अपर रीजन है उसका वेट उस पर आ रहा होता है हेड और नेक पे, तो वो उस पर उसकी स्ट्रेंथिंग भी उस वक्त नेक की हो रही होती है। साथ ही साथ ना सिर्फ हमारे अपर लिम्स जो हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, हमारी फिंगर्स, हमारा रिस्ट जॉइंट जो है वो भी बॉडी को होल्ड करने में, सजदे के पोजीशन को अडॉप्ट करने के लिए, और वहाँ से उठते हुए जब हम बैठते हैं तशद्दुद में, उस वक्त भी हमारे बाजू, हमारे एल्बोज, हमारे रिस्ट जॉइंट जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनकी स्ट्रेंथिंग हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जो लोग भी हमें अभी सुन रहे हैं, उनका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको सेशन के बाद जो है उनको कंसीडर कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम सजदा से उठते हैं और तशहुद की जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन, इसको अडॉप्ट करते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एंकल रीजन जो है, इवन जो फिंगर जो हमारे टोज़ हैं उनकी भी मूवमेंट हो रही होती है। यानी नमाज एक इतनी एक्सरसाइज एक ऐसी है जिसमें हमारे हर जॉइंट और हर मसल की एक्टिविटी हो रही होती है बराबर। और हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर, अगर हमें एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर हम अपने टाइम पर नमाज भी अदा करते रहें, तो हमारी जो नमाज में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनसे भी हमारी फुल बॉडी की ना सिर्फ स्ट्रेचिंग बल्कि एक अच्छी कैपेसिटी में हमारी स्ट्रेंथिंग भी अडॉप्ट हो जाती है। जब हम सिटिंग करते हैं तो हमारे एंकल और फुट पे ओबियसली उस पर स्ट्रेच आ रहा होता है, हमारा एचलेस टेंडन, हमारे काफ मसल स्ट्रेच हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब हम टोज़ को लगा के खुद बैठते हैं उस पर प्रॉपरली फुट पे, तो हमारे जो टोज़ हैं वो भी आगे को स्ट्रेच हो रहे होते हैं।
और बहुत से ऐसे इश्यूज़ में जहाँ पर टोज़ के टेंडन की वजह से, उनकी टाइटनेस की वजह से फिंगर्स हमारी डिसलोकेट हो रही होती हैं या फिंगर्स की पोजीशन ख़राब हो रही होती है, वो भी उसको मैनेज करने में ये बड़ी हेल्प आउट होती है। इसके साथ साथ हमारी जो गुड पोस्चर है वो हम अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आजकल जो कोविड के दिनों में उसके बाद से वर्क फ्रॉम होम और ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं जिनको ज़्यादा देर तक ऑफिस में बैठ के या सिटिंग पोजीशन में काम करना होता है, उनके सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं बैक के वो आ रहे होते हैं, उनके बैड पोस्चर की वजह से उनकी सिटिंग प्रॉपर नहीं होती। तो जब हम इस पोजीशन को प्रॉपरली मेंटेन करें, अच्छे तरीके से खुशू खुशू के साथ नमाज़ पढ़ते हुए जब हम बैठते हैं और अपने पोस्चर को मेंटेन करें, तो ना सिर्फ हमारी स्पाइन, हमारे वर्टिब्रास एक गुड पोस्चर में आते हैं, हमारा सिटिंग पोस्चर अल्टीमेटली बेहतर हो रहा होता है। नेक्स्ट स्लाइड। और इन ये मेन एक्टिविटीज़ थी, मेन पोजीशंस थी जो हम नमाज में अडॉप्ट करते हैं, जिनके हमने सेपरेटली जो मसल्स थे जो इसमें काम कर रहे होते हैं उसको भी हमने स्टडी किया। उस पर हमने बात की कि किन किन मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा होता है और किन किन मेडिकल कंडीशन में ये एक्टिविटीज़ हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। और इसमें लास्ट में अगर हम बात करें, जब हम सलाम फेरते हैं तो इसमें हेड मूवमेंट और जो नेक की रेंज है वो अडॉप्ट होती है जब हम राइट और लेफ्ट पे सलाम करते हैं नमाज के बाद, और नेक मसल्स हमारे स्ट्रेच हो रहे होते हैं। और मेन चीज़ इसमें अगर हम क्लिनिकल बात करें जो हमें इसके बेनिफिट होते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि उनके नेक मसल्स में नेक स्टिफनेस हो रही है, उनके अपर ट्रैप में स्टिफनेस हो रही है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक आ रहा है उनको, उनके सर्वाइकल रीजन में पेन आ रहा है, उनको स्पॉन्डिलाइसिस होना शुरू हो गया है। जो इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं, अगर हम रेगुलर बेसिस पे नेक मसल्स की स्ट्रेचिंग करें, नेक की स्ट्रेंथनिंग करें, आइसोमेट्रिक्स करें, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जब हम सजदा में जाते हैं तो हमारी नेक की आइसोमेट्रिक भी हो रही होती है, और जब हम सलाम करते हैं तो हमारी नेक की स्ट्रेचिंग भी हो रही होती है, रेंजेस भी पूरी हो रही होती है, मोबाइल हो रहा होता है हमारा सारा सर्वाइकल। तो ये वो पोजीशंस हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम नमाज पढ़ते हुए स्पिरिचुअली इंटैक्ट रहते हुए मेंटल पीस के साथ हम ये फिजिकल एक्टिविटी डेली बेसिस पे 5 टाइम्स अ डे कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और इन एक्टिविटीज़ को करने से हमारी ओवरऑल जो फिजिकल हेल्थ है, हम नमाज के लिए जाते हैं, हम वज़ू करते हैं, हमारी हाइजीन मेंटेन होती है, हम वॉक करते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं, हम नमाज की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारा वॉक भी हो जाती है। और उसके बाद जब हम ये सारी पोजीशन अडॉप्ट करते हैं, प्रॉपरली अडॉप्ट करते हैं, खुशू खुशू के साथ, जैसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म है उसका हक अदा करते हैं, हम प्रॉपर रुकू करते हैं, प्रॉपर सजदा करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेच आने देते हैं अपने मसल्स पे, तो हमारे जितने भी मसल्स हैं ना सिर्फ उनकी स्ट्रेचिंग हो रही होती है, उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेंथिंग भी हो रही होती है, हमें जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं वो अचीव हो रहे होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें आम रूटीन में अंदाज़ा नहीं होता कि हम किन किन इश्यूज़ से बचे हुए हैं, हम किस डिप्रेशन से, किस एंजाइटी से बचे हुए हैं, हम किस फिजिकल इशू से बचे हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सारा दिन काम करने के बाद जाते हैं, हमें फील हो रहा होता है हमारी लो बैक में टाइटनेस हुई है, या हमें नर्व कंप्रेशन हो रही है, या हमें लेग्स में पेन हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो मैं अक्सर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं, खासकर ख़वातीन घरों में कंप्लेंट करते हैं कि सारा दिन काम करने के बाद हमारी पिंडलियाँ दुख रही हैं, या ऑफिस से काम करने के बाद मर्द हज़रात घर जाते हैं तो वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जो पिंडलियाँ हैं, या हमें टांगों में डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, ऐसे फील होता है कि टाइट हुई हुई हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग बच्चों को अपने ऊपर खड़ा करते हैं कि लिताड़े, और हम उनको मना करते हैं कि ये आप ऐसा ना करें कि अगर कोई बच्चा जंप करता है आपकी बैक पे तो आपके स्पाइनल इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके वर्टिब्रास के इश्यूज़ हो सकते हैं, या आपका मसल पुल भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बेहतर हाल ये होता है कि आप जाएँ, आप जाकर नमाज अदा करें और प्रॉपरली रुकू करें, प्रॉपरली सजदा करें, और प्रॉपर जो स्ट्रेच आता है जिस तरह से रुकू करते हुए हम क्लिनिक पे जब हम वैसा करते हैं, तो उस तरह से आप स्ट्रेच अगर मेंटेन करेंगे तो आपका सारा जो टाइटनेस है, स्टिफनेस जो है काफ मसल्स की, लो बैक की, बैक मसल्स की, बैक ऑफ द लेग की, ये स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी जो स्टिफनेस है, आपकी थकावट जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये अभी हमने थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चीज़ें बताई हैं, इस पे आर्टिकल्स भी हमने लिखे हुए हैं, और पूरा इस पे पीएचडी का थीसिस हमारे पेशावर से एक डॉक्टर साहब हैं काफ़ी सीनियर, वो कर चुके हैं। तो ये इस पे बात करते हुए एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसको हम बात कर सकते हैं। आजकल रमज़ान का महीना है, हम स्पिरिचुअली वैसे ही कनेक्ट रहते हैं, और कोशिश करते हैं सब लोग के ऐसे टाइम में नमाज भी अदा करें और अपनी एक्टिविटीज़ भी मेंटेन करें। तो मैं ये सिर्फ ऐड ये करना चाहता हूँ, बहुत से लोग योगा के लिए जाते हैं स्पेशली, और योगा को एज ए एक्सरसाइज वो अडॉप्ट करते हैं। ये सारी पोजीशंस जो हैं ये हम नमाज में भी कर सकते हैं, हमारी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। जो शख्स
मैं ये रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि रेगुलर बेसिस पे अगर कोई शख्स क्लेम करता है कि जी मुझे अपनी हेक्टिक रूटीन की वजह से टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, जब मैं मेंटली इतना टायर्ड हो जाता हूँ और मेंटली इंगेज्ड हूँ, मेरी रूटीन बहुत टफ है, तो हम उनको ये मशवरा देते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे अपनी अगर नमाज को कंटिन्यू करें और अपनी नमाज अदा करते रहें और आप उसको प्रॉपरली अदा करें। लाइक आप जल्दी में उसको नमाज को ना पढ़ें, बजाय कि आपको वो मेंटल पीस देने के, आपको आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के, वो आप इतनी जल्दी में उसको पढ़ रहे हो कि आप उल्टा खुद को थका रहे हो उस नमाज में, उस नमाज का कोई फ़ायदा भी ना हो और आप खुद थक भी रहे हो, उसके लिए अपना टाइम भी उसमें भी वेस्ट कर रहे हो। बेहतर है कि आप उसका प्रॉपर्ली टाइम निकालें। प्रॉपर्ली टाइम निकालने के बाद अच्छे तरीके से वज़ू करें, आप मस्जिद में जाएं और उसको जिस तरह से उसका हक़ है अदा करने का, उसको अदा करें, तो हमें जो फ़ायदे हैं वो मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ लास्ट में मैं ऐड कर दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें कोई इशू होता है, कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो जाता है या मेंटल हेल्थ के कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो अल्लाह के वाले कह के या कुरान पढ़ें और जाके नमाज़ अदा करें तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब एक मसला हो जाता है तो उसका फिर हमें हुक्म है कि उसका सुन्नत तरीका है कि उसका इलाज करवाया जाए प्रॉपर, और इलाज में फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि अब आपको बैठ के नमाज़ पढ़नी है या खड़े होकर नमाज़ पढ़नी है और आपको किस हद तक ये एक्टिविटीज़ करनी है। तो बजाय ये कि आप इस हद तक अपनी बॉडी को ख़राब करें, अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज करें कि आपको इन चीज़ों से मना किया जाए या आपको मजबूरन बैठ के नमाज़ पढ़नी पड़े या आपको लेट के नमाज़ पढ़नी पड़े। बेहतर है कि आप थ्रू आउट द लाइफ और ख़ासकर यंग एज में कोशिश करें कि आप नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो मेनटेन रह सके। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी अदनान। अदनान आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है। थैंक यू सो मच शिराज शहजाद, हमारे पेज पे हमें सुन रहे हैं। जी जी आवाज़ आ रही है आपकी। ठीक है, किसी को क्वेश्चन होता है तो आप फेसबुक पेज पे या मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप वगैरह पे भी इंगेज कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, इन पे पुरानी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। जी अदनान। आपकी आवाज़ ज़रा कट रही है। अच्छा, मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो हमने रिसर्च की थी आज से कुछ 3-4 साल पहले मैंने इस टॉपिक पे की थी रिसर्च, और उसमें हमने किया था कि एक तरह से सिस्टमेटिक रिव्यू किया था। हमने मुख्तलिफ आर्टिकल इसमें स्टडी किए थे और उनमें जो कॉमन चीज़ें थी जो बताई जा रही थी, और मज़े की बात यह है कि ये रिसर्चेस सिर्फ मुस्लिम रिसर्चर्स ही ने नहीं की हुई थी, बल्कि पूरी दुनिया में नॉन मुस्लिम बहुत से ऑथर्स थे, बहुत से रिसर्चर्स थे जिन्होंने नमाज की पोजीशन पे रिसर्च की हुई थी और उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे बात की हुई थी। तो हमने उनको कंपाइल किया था, तो वो आर्टिकल भी अपने पेज पे भी और आपके साथ भी ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं उसको। जी अदनान। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज़। जी थैंक यू सो मच एवरीवन जो पेज पे हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मैं अपने पेज पे भी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे जो आर्टिकल है हमारा उसको शेयर कर दूंगा। जो लोग उसको स्टडी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं पेज पे, व्हाट्सएप नंबर भी है और यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं।